हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। स्टील में जितने भी लेक्चर्स हमने स्टडी कर रखी है उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस में लाएंगे और हम ये जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग स्टडी करेंगे वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आफ्टर लेक्चर ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम आर डिनोटेड एज। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम होता है ISWB। ISWB होता है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। साथ ही देख लेते हैं कि कितने टाइप के बीम होते हैं जो कि रोल्ड स्टील सेक्शन में पाए जाते हैं। एक तो होता है ISHB, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। दूसरा होता है ISJB, जिसको बोलते हैं जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तीसरा है ISMP, जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। एक्चुअली बी नहीं होगा, ये बी होता है, ISMB होता है, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बी। चौथा ISWB, जो कि क्वेश्चन पूछा था, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बी। एक और बचता है, वो है ISHB। ISHB जिसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। ये 5 तरह के रोल्ड स्टील सेक्शन में बीम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग स्टील एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज। स्टील की संरचना को स्ट्रक्चरल मेंबर में इस्तेमाल करें तो उसकी क्या एडवांटेजेस होती है। ऑप्शन है स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो, ऑप्शन बी हाई स्पीड ऑफ इरेक्शन, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ डिसमेंटलिंग, ऑप्शन सी स्क्रैप वैल्यू। हाई वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो का मतलब ये है कि कम वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, और हाई स्पीड ऑफ इरेक्शन का मतलब ये है कि कितनी जल्दी हम ऊंची से ऊंची संरचना खड़ी कर सकती हैं। और सी ऑप्शन में स्पीड ऑफ डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब है उसको अगर हम तोड़ फोड़ करना चाहें या जल्दी से जल्दी इसको हटाना चाहें तो उसकी स्पीड, किस स्पीड से हम उसको हटा सकते हैं। अगला है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ी मूल्य। कहने का मतलब ये है कि जिस पर्पस के लिए हमने स्ट्रक्चर को बनाया है स्टील का यूज़ करके, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे कि उसमें जो भी मटेरियल है वो कबाड़ है और उसका कबाड़ी मूल्य होगा। तो ये 4 पॉइंट हैं, चारों स्टील में एडवांटेज है। बट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एडवांटेज कौन सी है, तो स्ट्रक्चरल एडवांटेज हम सिर्फ उस बात को मानेंगे जो कि हमारी स्टील की स्ट्रेंथ को डिनोट करती है। तो स्ट्रक्चरल एडवांटेज में एक पहला ऑप्शन ही सही है, स्मॉल वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। साथ ही पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल स्टील है उसकी डेंसिटी कितनी होती है। स्ट्रक्चरल स्टील की डेंसिटी होती है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतनी होती है इनकी डेंसिटी। अगला क्वेश्चन, अ चैनल कंसिस्ट ऑफ। चैनल मैंने बताया था, चैनल ऐसा होता है, पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे रोल्ड स्टील सेक्शन। चैनल कंसिस्ट ऑफ, जो ये वर्टिकल मेंबर होता है इसको बोलते हैं वेब, और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है इसको बोलते हैं फ्लैंज। तो एक फ्लैंज इधर बॉटम पे और दूसरा फ्लैंज टॉप पे। तो देखा जाए तो चैनल में 2 फ्लैंज और एक वेब होता है, 2 फ्लैंज और एक वेब। अ चैनल कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर डी देखें, 1 वेब एंड 2 फ्लैंज। ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोड ऑन कनेक्शन इज नॉट कंसेंट्रिक, सॉरी इसेंट्रिक फॉर। इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दो कंडीशन होती है। इसेंट्रिक का मतलब ये होता है कि
लोड जो है जहाँ पे लगना चाहिए, लोड का जो केंद्र है उससे अलग जा रहा है। मीन्स कहने का है उसमें कहीं न कहीं बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होने की कंडीशंस होती हैं, यानी कि सीजी पे लोड ना लग करके सीजी से कहीं और लगने लगे। सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो लोड का एक्शन है सीजी पे ना एक्ट करे उस कंडीशन को बोलते हैं एसेंट्रिक लोड। मीन्स जहाँ पे लोड लगना चाहिए वहाँ पे ना लग करके किसी दाएं बाएं साइड पे किसी साइड में लगे, जिससे कि स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस बढ़ जाती हैं, उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो लोड कनेक्शन इन इज नॉट इसेंट्रिक फॉर, इसेंट्रिक नहीं होगा मतलब कहने का ये है कि सेफ होगा। तो लैप जॉइंट में हम लोगों ने जो पढ़ा था ऐसे होता है लैप जॉइंट, मैंने पहले ही बता रखा है। ऐसे एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट अगर किसी कनेक्शन से जोड़ दिया जाए उसको बोलेंगे लैप जॉइंट। ये तभी होगी जब एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट आएगी। तो ऐसे में क्या होता है, इस मेंबर की और इस मेंबर की जो जॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे एक एसेंट्रिक लोडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। जबकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉट एसेंट्रिक फॉर। अगर एसेंट्रिक पूछता तो लैप जॉइंट ही सही आंसर होता, बल्कि इन्होंने पूछा है एसेंट्रिक नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन सिंगल कवर बट जॉइंट। बट जॉइंट ये तो मैंने लैप जॉइंट बता दिया। अगर दो मेंबर्स एंड टू एंड जॉइंट हों, ऐसे किनारे से अगर दोनों जोड़ना पड़े तो एक कवर प्लेट का सहारा लिया जाता है जोड़ने के लिए। ये मान लेते हैं कि ये बोल्ट से जोड़ दिया गया है, ये बोल्ट से जोड़ा गया है, तो एक बोल्ट इधर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बट जॉइंट है। ये बोल्ट से जोड़ा गया है दो मेंबर को, ये मेंबर 1 है और ये मेंबर 2 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये दोनों तरफ एक सिमेट्रिकल बॉन्ड दिख रहा है, इधर भी वैसा ही बॉन्ड है, इधर भी वैसा ही जॉइंट है। तो हम कह सकते हैं सिंगल कवर बट जॉइंट जो है एसेंट्रिक लोडिंग। फिर भी सिंगल कवर में भी एसेंट्रिक लोडिंग आने के चांसेस रहेंगे क्योंकि कवर दोनों तरफ से नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लोड अभी भी एसेंट्रिक रहेगा। डबल कवर बट जॉइंट है, डबल कवर बट जॉइंट में एक इधर से भी कवर प्लेट लगा दिया जाता है, उस केस में एसेंट्रिक लोड नहीं आता है। तो ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, डबल कवर बट जॉइंट यही सबसे सेफ होता है। हालांकि इसमें मटेरियल ज़्यादा लगता है क्योंकि 2 कवर प्लेट लगानी पड़ती है, लेकिन सबसे सेफ यही होता है, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस आने के चांसेस कम होती हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, बल्ब एंगल्स आर यूज्ड इन। बल्ब एंगल का इस्तेमाल शिप बिल्डिंग में किया जाता है। ये याद करने वाली बात है, इसमें कुछ ऐसी लॉजिक नहीं है। बल्ब एंगल को शिप बिल्डिंग जहाज निर्माण में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एज पर IS स्पेसिफिकेशंस विच आर द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज टेकन इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। इररिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, मेन यही शब्द ध्यान देने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। मीन्स कहने का ये है कि ग्रेड पर न डिपेंड करे, उसको बोलते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ, भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार संरचनात्मक स्टील के किस भौतिक गुण को उसके ग्रेड की तुलना में अधिक मान दिया जाता है। ऑप्शन क्या है, यूनिट मास ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो। किसी भी स्टील की ग्रेड में ये सारी चीज़ें निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। यूनिट मास ऑफ स्टील ये भी ग्रेड से कोई मतलब नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी फिक्स ही रहता है, पॉइजन्स रेशियो पहले से हमें पता है स्ट्रक्चरल स्टील में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, विद अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेस इट्स। अगर हम कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या,
इनकी डक्टिलिटी घटेगी, डक्टिलिटी घटेगी यानी कि नमनीयता या लचीलापन घटेगा। हम कह सकते हैं कार्बन का परसेंटेज बढ़ाने पर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, हार्डनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है, ब्रिटलनेस भी बढ़ती है, लेकिन डक्टिलिटी घटती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगर डेफिनेशन की बात करें हार्डनेस, ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी में क्या डिफरेंस है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो हार्डनेस क्या बताता है, हार्डनेस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिस पे सरफेस पे स्क्रैचिंग को विरोध करता है। और ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस का मतलब यह है कि वो बहुत जल्दी बिना किसी साइन दिए, बिना किसी हिंट दिए वो बहुत जल्दी टूट जाए, बिखर जाए, वो ब्रिटलनेस की क्वालिटी होती है। जबकि डक्टिलिटी में पहले सिंबल देता है तब टूटता है। कोई भी मटेरियल पहले सिंबल देगा, पहले क्रैक्स आएंगे, उसके बाद टूटेगा। डक्टिलिटी की खास बात यही है, टूटने से पहले पता चल जाता है कि फेल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार्स आर डिनोटेड एज। इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी बार्स को ISST से डिनोट किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार। इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी बार्स, ये होगा। वैसे ही इसमें ISLT का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी बार्स, ISJT है जूनियर टी बार्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द पॉइजन्स रेशियो ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज यूजुअली एज्यूम्ड टू बी। स्ट्रक्चरल स्टील का पॉइजन्स रेशियो कितना होता है? पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। और म्यू स्टील जो होता है 0.3 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। म्यू स्ट्रेन जो होगा ऑप्शन नंबर सी 0.3 होता है। साथ ही में अगर कुछ और चीज़ों की म्यू देख लें, पॉइजन्स रेशियो कितनी कितनी होती है, तो कंक्रीट में कितनी होती है? कंक्रीट में पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है 0.1 से 0.2 के बीच में। जनरली हम 0.15 एज्यूम करके चलते हैं कि कंक्रीट में इतनी ही पॉइजन रेशियो होगी। ऐसे ही कॉर्क की पॉइजन रेशियो कितनी होती है? कॉर्क की पॉइजन रेशियो होती है 0। और रबर की कितनी होती है? रबर की होती है पॉइजन रेशियो 0.5। कुछ बातें आपको याद रखनी चाहिए, कंक्रीट, कॉर्क, रबर और स्टील, इन 4 चीज़ों का पॉइजन रेशियो पता होना चाहिए, जो कि हर एग्जाम्स में कहीं कहीं पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट रोल्ड इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर इज। मोस्ट अप्रोप्रिएट हॉट, मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सी बीम है, ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है, वो है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है हमारे भारत में। इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शन फॉर स्टील गर्डर, गर्डर के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कोडल प्रोविजन इज। कोड के हिसाब से गेज लेंथ कितनी होती है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि गेज लेंथ क्या होता है। मान लेते हैं स्टील मेंबर्स हैं, जोड़े गए हैं, ये मान लेते हैं लैप जॉइंट से जोड़े गए हैं ऐसे स्टील मेंबर्स। ये 2 मेंबर्स हैं, ये एक मेंबर ऊपर से है और एक दूसरा मेंबर इधर है। 2 मेंबर जोड़े गए हैं, इनको रिवेट से जोड़ा गया है। मान लेते हैं ये रिवेट्स हैं, ये रिवेट्स हैं। इन रिवेट से जोड़ने पर जो रिवेट के सेंटर से
सेंटर तक का डिस्टेंस है, एक ये और एक दूसरे वाले लाइन में, इस रिवेट से इस रिवेट तक की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, इनमें से एक गेज होगा एक पिच होगा। तो डिपेंड करता है लाइन ऑफ एक्शन पे। अगर लाइन ऑफ एक्शन लॉन्गिट्यूडनी इस तरफ है, इस तरफ है, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में होता है पिच, और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है गेज। ये याद रखेंगे आप लोग, दोनों में क्या डिफरेंस है। लाइन ऑफ एक्शन में पिच होता है और उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में गेज होता है। तो पिच और गेज दोनों रिवेट या बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, लेकिन अगर लाइन ऑफ एक्शन में हो तो पिच कहा जाएगा, और लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर हो तो उसे गेज कहा जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड कोडल प्रोविजन में गेज की वैल्यू 5.65 अंडर रूट ए नॉट बताया गया है, जहाँ पे ए नॉट जो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का मतलब सैंपल होता है, उस स्पेसिमेन का मेंबर कह सकते हैं, उस स्पेसिमेन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 5.65 गेज लेंथ होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड एंड टू एंड एंड आर ज्वाइंट बाय कवर प्लेट्स द जॉइंट इज नोन एज। दो चीज़ों में हम लोग पढ़े थे, एक तो लैप जॉइंट एक बट जॉइंट। लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के बनाई जाती है, जबकि बट जॉइंट किनारे किनारे से जुड़ी जाती है। अभी मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कहा है, टू प्लेट्स आर प्लेस्ड, ये बट जॉइंट है। मैंने बताया था कि प्लेट जो होगा बट जॉइंट में ही लगते हैं, लैप जॉइंट में किसी भी प्लेट की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इनको अगर एंड टू एंड जोड़ना है तो डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते हैं, हम कवर प्लेट लगाएंगे। अगर एक कवर प्लेट लगाएंगे तो सिंगल कवर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है डबल प्लेट के लिए, तो एक प्लेट हम इधर से भी लगाएंगे, ये है डबल कवर प्लेट। फिर उसके बाद यहाँ रिवेटिंग कर देंगे, रिवेटिंग कर सकते हैं, बोल्टिंग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अब ये जुड़ चुके हैं तो दो कवर प्लेट लगाएं, इसलिए हम बोलेंगे डबल कवर बट जॉइंट। लैप जॉइंट में कवर लगता नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 800 1984 व्हाट इज द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील स्लैब प्लेट। स्टील स्लैब प्लेट में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस कितनी होती है, ये IS कोड 800 1984 में बताया गया है, जो कि 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। स्टील स्लैब प्लेट में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 1890 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 800 1984 व्हाट इज द एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बता रखा था, SDR PDR बताया था, SDSR PDSR बताया था। उसके अकॉर्डिंग एक बार फिर से मैं टेबल बना देता हूँ। पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट, पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट है, और दूसरा है पावर ड्रिवन, पहला है पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट और दूसरा है पावर ड्रिवन हैंड रिवेट। पावर ड्रिवन हैंड रिवेट और फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, और तीसरा है हैंड ड्रिवन रिवेट। इन तीनों के बारे में हमने बता रखा है पहले ही, आप लोग पुराने वीडियोज देख के समझ सकते हैं तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर भी हम वैल्यूज बता देते हैं। एक्सियल टेंशन, शियर और बियरिंग, इनमें सब में स्ट्रेसेस कितनी कितनी मैक्सिमम हो सकती हैं
ये बतानी है। एक्सियल टेंशन पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट में होती है 100 मेगा पास्कल, 100 मेगा पास्कल। ऐसे ही शियर में भी 100 मेगा पास्कल होती है, 100 मेगा पास्कल। बीयरिंग में इसका 3 गुना 300 मेगा पास्कल। पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट में 10% कम हो जाता है। शाफ्ट रिवेट की कंपैरिजन में फील्ड रिवेट 10% कम होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 मेगा पास्कल। शेयर में भी हो जाएगा 90 मेगा पास्कल, और बीयरिंग में 300 का 10% कम करेंगे तो हो जाएगा 270 मेगा पास्कल। अगला हैंड रिवेट है। हैंड ड्रिवन जो है फील्ड ड्रिवन के कंपैरिजन में कम होता है। हैंड ड्रिवन का जो पावर ड्रिवन शाफ्ट रिवेट है उसका 20% कम होता है, तो ये 80 मेगा पास्कल, यहाँ पे भी 80 मेगा पास्कल, और यहाँ पे 250 मेगा पास्कल होता है। तो इस टेबल के अनुसार क्वेश्चन जो पूछा है एक्सियल टेंशन फॉर माइल्ड स्टील पावर ड्रिवन रिवेट्स, तो पावर ड्रिवन है इसलिए 100 मेगा पास्कल होगा। अगला क्वेश्चन, एज पर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील द यूनिट मास ऑफ स्टील। स्टील का यूनिट मास मैंने बताया था 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जबकि 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑप्शन में है ही नहीं। यहाँ पे 7850 गुणे 10 की पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब है। इस किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, इन अ कंपोजिट सिस्टम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर राइज एंड विथ एंड constant to remain together, the component having lower value of coefficient of linear expansion will experience। लाइन बड़ी हो गई है, इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ये कह रहा है कि एक कंपोजिट सिस्टम है। कंपोजिट सिस्टम का मतलब है कि दो मटेरियल हैं, दो टाइप के मटेरियल हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लेते हैं मटेरियल M1 हो गया एक, और एक मटेरियल M2 हो गया, वो चाहे स्टील कॉपर कुछ भी हो सकता है, एलॉय हो सकता है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि ये दोनों एंड से कांस्टेंट हैं, मतलब दोनों एंड पे फिक्स कर दिए गए हैं, बाध्य हैं, ये आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में टेम्परेचर राइज एंड विद एंड्स कांस्टेंट टू रिमेन टुगेदर। अगर इनके एंड्स जहाँ पे हैं वहीं पे फिक्स कर दिए जाएं तो होगा क्या। ये कह रहा है कि टेम्परेचर अगर राइज किया जाए तो मान लीजिए इसका अल्फा ज़्यादा है और इसका अल्फा कम है। अल्फा मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फैलेगा मतलब वो बढ़ेगा, बढ़ने की कोशिश करेगा, बढ़ेगा। और जो जिसका अल्फा कम है वो नहीं बढ़ेगा लेकिन कम बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो M1 मटेरियल है वो बहुत तेज़ी से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, जबकि जो M2 मटेरियल है उसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम है, तो वो उतना तेज नहीं बढ़ेगा। तो जब ये नहीं बढ़ेगा तो क्या करेगा, ये इसको पीछे खींचने की कोशिश करेगा और ये इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस M1 मटेरियल की वजह से इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगा। इस M1 मटेरियल की वजह से M2 मटेरियल में टेंशन जनरेट होगा, क्योंकि इसको बाहर खींचेगा वो मटेरियल, इसलिए आंसर जो होगा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ अ रिवेट एज रिकमेंडेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज। रिवेट में वर्किंग शियर स्ट्रेस कितनी होनी चाहिए, वो होती है बी 1025 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है।
1025 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है क्या, वर्किंग शियर स्ट्रेस ऑन द ग्रॉस एरिया ऑफ रिवेट। अगला क्वेश्चन, व्हेन अ लोड इज एक्सर्टेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर इन कॉन्टैक्ट द स्ट्रेस इज नोन एज। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि शियर फेलियर कैसे होता है, बेयरिंग फेलियर कैसे होता है, टीयरिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कहा है कि अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में लोड ट्रांसफर हो रहा हो, जैसे कि एक बीम है, मानते हैं ये एक बीम है और ये कॉलम लगे हुए हैं, तो बीम का लोड डायरेक्टली कॉलम पे आ रहा है, लेकिन किस वजह से आ रहा है, कांटेक्ट की वजह से आ रहा है, वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से जब आता है तो वो बेयरिंग स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेस होगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ जहाँ पे बेयरिंग स्ट्रेसेस होती हैं वो हमेशा कॉम्प्रेसिव होती हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी, बेयरिंग स्ट्रेस हमेशा कांटेक्ट प्रेशर होगी और एक कंप्रेसिव होगी। कंप्रेसिव होगी और क्या होगी, कांटेक्ट में होगी, ये हमेशा होगी। अगला क्वेश्चन, द रिवेट विच आर हीटेड एंड देन ड्रिवन इन द फील्ड। फील्ड में जो रिवेट हीट करके लगाए जाते हैं उसको हम पावर ड्रिवन रिवेट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो केस आ सकता है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। सिंपल सी बात है, फील्ड में पूछा है तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट होगा, इसलिए पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट करके लगाया जा रहा है। अगर इसको हीट करके ना लगाते, डायरेक्ट ठोक देते तो हैंड ड्रिवन आ जाता, हैंड ड्रिवन रिवेट, लेकिन गर्म करके बनाया जा रहा है तो पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट होगा। अगला क्वेश्चन, डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज्यूम्स दैट। जब हम डिजाइन करते हैं रिवेट को तो क्या क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं। पहला है, द बेंडिंग स्ट्रेस इन रिवेट्स इज अकाउंटेड फॉर। रिवेट में बेंडिंग स्ट्रेसेस मान के चलते हैं, नहीं, हम बेंडिंग स्ट्रेसेस निगलेक्ट करके चलते हैं, ये गलत हो गया। द रिवेटेड होल इज टू बी फिल्ड बाय द रिवेट। रिवेटेड होल जो है रिवेट के द्वारा पूरा पूरा भरा होना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। रिवेट में होल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, उसको ठोकने पे, रिवेट को ठोकने पे जो रिवेट का होल है वो पूरा पूरा भर जाना चाहिए। और जो रिवेट का नॉमिनल डायमीटर फाई है वो ग्रॉस डायमीटर डी के बराबर हो जाना चाहिए, ये रिवेट के केस में है। सी ऑप्शन क्या है, द स्ट्रेस इन प्लेट इज नॉट यूनिफॉर्म। प्लेट में यूनिफॉर्म स्ट्रेस होना चाहिए, ये हम मान के चलते हैं, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत है, सी वाला भी गलत है। द फ्रिक्शन बिटवीन प्लेट्स इज कंसिडर्ड। फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, इसलिए ये भी गलत है, फ्रिक्शन नेग्लेक्ट होता है। डिजाइन ऑफ रिवेटेड जॉइंट एज्यूम करते हैं, क्या क्या एजम्पशन होती है एक बार फिर से बता देता हूँ। कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस एज्यूम नहीं किया जाता है, रिवेटेड होल पूरा पूरा फिल हो जाता है रिवेट से। तीसरा एजम्पशन ये है कि स्ट्रेसेस जो हैं एकदम यूनिफॉर्म होती हैं। चौथा एजम्पशन ये है कि प्लेट में फ्रिक्शन नेग्लेक्टेड होता है, प्लेट में फ्रिक्शन नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन डायमीटर ऑफ रिवेट बाय। जो रिवेट का होल है, रिवेट के नॉमिनल डायमीटर 5 है, एक होता है 5, एक होता है 5 और दूसरा होता है डी। डी जो होता है डी एच जो होता है 5 से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है कि कितने mm का रिवेट लगाया जा रहा है। अगर 25 mm तक लाया जा रहा है, 25 mm तक लिया जा रहा है डायमीटर ऑफ रिवेट, तो इसके लिए हम करते हैं प्लस 1.5 mm, और 25 mm से ज़्यादा है तो हम करते हैं 2 mm।
ये ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए आंसर जो होगा ये वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है देख लेते हैं। 1.5 mm फॉर रिवेट डायमीटर एक्सीडिंग 25 mm। 25 mm से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो वहाँ पे तो 2 mm ऐड करेंगे, लेकिन अगर इसी 25 mm से कम होता, यहाँ पे एक्सीडिंग की जगह पे लेस देन लिखा होता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगला क्वेश्चन, एन इमेजिनरी लाइन अलोंग विच रिवेट्स आर प्लेस्ड इज नोन एज। रिवेट्स जब बनाए जाते हैं किसी जॉइंट में, मान लीजिए जॉइंट है, ये है, ऐसे जॉइंट बना दिया जा रहा है, ऐसे रिवेटिंग कर दी जा रही है। तो ये एक इमेजिनरी लाइन ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये इमेजिनरी लाइन ये वाली होती है जो एक लाइन में सारे बोल्ट या रिवेट को कनेक्ट करती है। उन लाइन को क्या बोलते हैं? रिवेट लाइन, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, तीनों नाम दिया जा सकता है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। रिवेट लाइन, स्क्रीव लाइन, बैक लाइन, तीनों लाइन जो है रिवेट की इमेजिनरी लाइन होती है। अगला क्वेश्चन, एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस, अभी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है ISLB, ISJB, ISMB, ISWB और ISHB। ये 5 सीरीज होती हैं रोल्ड स्टील सेक्शन की बीम में, 5 होते हैं, जबकि एंगल में 3 होते हैं। अभी आगे पढ़ा जाएगा तो बता देंगे। अगला क्वेश्चन, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस आर क्लासिफाइड एज। रोल्ड स्टील एंगल सेक्शंस को क्लासिफाई किया जाता है, इक्वल एंगल में भी होता है, बिल्कुल, अनइक्वल एंगल में भी होता है, बल्ब एंगल भी होता है। मीन्स कहने का ये है तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, सामान्य धारणा है कि सभी रिवेट डैश तक वैध गैर उत्केंद्र भार को बराबर बांटते हैं। ये धारणा है कि गैर उत्केंद्र का मतलब है नॉन एसेंट्रिक, नॉन एसेंट्रिक लोड होना चाहिए, ये हम मान के भी चलते हैं। तो कह रहा है ये बराबर भार को बांटते हैं, कब तक? बिलो द वर्किंग लोड से कम भार पर, या फिर इक्वल टू वर्किंग लोड के बराबर, या अबव द वर्किंग लोड, ना अबव ना बिलो, इक्वल टू फेलियर लोड। जब तक वो फेल ना हो जाए तब तक हम ये मानते हैं कि उस पर लोड जो है एसेंट्रिक नहीं है, नॉन एसेंट्रिक है। जैसे ही वो फेल होने के कगार पे आता है या फेल हो जाता है तो हम मानते हैं कि लोड एसेंट्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, डैश इज द क्रूड इम्प्योर आयरन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर्स। आयरन के अयस्क से, लौह अयस्क से कौन सा कच्चा आयरन होता है, कच्चा लोहा होता है? वो होता है पिग आयरन। पिग आयरन डायरेक्टली इसके अयस्क से लिया जाता है। कास्ट आयरन, राट आयरन और पिग आयरन में सबसे शुद्ध लोहा जो होता है ये होता है प्योरेस्ट फॉर्म। सबसे शुद्ध जो लोहा होता है वो होता है रॉट आयरन। कास्ट आयरन उतना शुद्ध नहीं होता है जितना कि रॉट आयरन होता है। पिग आयरन जो होता है ये तो डायरेक्टली अयस्कों से लिया जाता है। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। जिन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि हमने जो कंटेंट पे मेहनत किया है वो किसी के काम के लायक है तो आप उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।